तो अभी हमने देखा कि वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यदि फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर होगी तो वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। Welcome to my channel, BSN Education World, Physics by Satyendra Sir. बच्चों, अब तक हमने इस लेसन में प्रकाश, प्रकाश के गुण, परावर्तन, परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा है। और आज हम गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है दर्पण का ध्रुव। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दर्पण के एक ओर तो पेंट होता है, लेकिन उसका जो अगला भाग होता है उससे परावर्तन होता है। तो दर्पण के जिस भाग से परावर्तन होता है उसके मध्य बिंदु को ही हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के जिस भाग से परावर्तन होता है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है उसका केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आते हैं वक्रता त्रिज्या पर। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया हिस्सा होता है उसकी त्रिज्या, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का काटा गया हिस्सा होता है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसा कि अब हम समझेंगे, यहां पर ये हमारा कांच का खोखला गोला है और इससे हमने दर्पण M1 M2 को काटकर अलग कर लिया है। तो जो इसका परावर्तक पृष्ठ M1 M2 है, इसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव बोलेंगे, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। और अब बात आती है वक्रता केंद्र की। तो जैसा कि अभी बताया गया था कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का काटा गया हिस्सा होता है, जैसे यहां M1 M2 को लिया गया है, तो उसका केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये पूरा गोला हो गया, ये पॉइंट C जो है इस गोले का केंद्र है, लेकिन इसी को ही हम इस दर्पण M1 M2 का वक्रता केंद्र बोलते हैं। और बात आती है वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? तो जैसा कि अभी हमने देखा कि यह कांच का खोखला गोला है। अब इस स्थिति में जो ये PC है वह इसकी त्रिज्या है। PC इस कांच के खोखले गोले की त्रिज्या है, लेकिन इसे हम इस गोलीय दर्पण M1 M2 की वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का काटा गया हिस्सा होता है उसकी त्रिज्या को हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके अलावा यह हम ये भी कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। एक बात और समझते हैं, ये जो अवतल दर्पण M1 M2 है, इसकी वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र हमेशा बाएं ओर लिए जाते हैं, जबकि उत्तल दर्पण M1 M2 के वक्रता केंद्र और उसकी वक्रता त्रिज्या को हमेशा दाईं ओर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वह है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? तो अभी हमने देखा दर्पण का ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है। तो दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा को ही हम दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है? तो मुख्य फोकस जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जा करके दर्पण पे गिरती हैं तो दो स्थितियां होती हैं। अवतल दर्पण में ये परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के ही एक बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में यदि मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। लेकिन यदि इनको पीछे बढ़ाते हैं तो दर्पण के पीछे मुख्य अक्ष पर ही एक ऐसा बिंदु मिलता है जहां से ये किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। तो मुख्य अक्ष पर मिलने वाले इन बिंदुओं को ही हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से देखते हैं एक बार, अवतल दर्पण में क्या स्थिति होती है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर
आकर मिलती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जबकि यहाँ दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इस प्रकार दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसके आगे अब देखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? तो दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को ही दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ जो मुख्य फोकस F होता है वह ध्रुव P और वक्रताकेंद्र C के ठीक बीच में होता है। इस प्रकार जो फोकस दूरी होती है यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हम जानते हैं कि फोकस दूरी को स्मॉल f से और वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r से लिखते हैं। तो इस प्रकार फोकस दूरी f जो होगी वह r/2 के बराबर होगी। लेकिन यदि हम यहाँ r की बात करें यानी वक्रता त्रिज्या की बात करें तो यह फोकस दूरी की 2 गुना अर्थात 2f होगी। अब सारी चीजों को एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या है? तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसा कि यहाँ दोनों दर्पण अवतल और उत्तल दिखाए गए हैं और इनके ध्रुवों को P से दिखाया गया है। इसके बाद बात करते हैं वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र क्या है? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया हिस्सा होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे हम C से लिखते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया हिस्सा होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे हम C से लिखते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का काटा गया हिस्सा होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बात करते हैं मुख्य अक्ष की। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद मुख्य फोकस क्या है? तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच की जो दूरी होती है इसे फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से लिखते हैं। चूंकि बिंदु F P और C के ठीक बीच होता है इसलिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इससे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे मान लिया जाए, पूछ दिया जाए कि किसी दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो अभी हमने देखा कि वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। यदि फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर होगी तो वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ एक बात और जान लें, ये जो उत्तल दर्पण है इसका मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये सभी चीजें दाहिनी ओर होती हैं। जबकि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या बाईं ओर होती हैं। ऐसा किस लिए होता है? यहाँ चिन्ह परिपाटी की सुविधा के लिए हम प्रकाश की किरणों को हमेशा बाईं ओर से ही दर्पण पर गिराते हैं, जिससे उत्तल दर्पण के उभरे हुए तल पर किरणें गिरती हैं और अवतल दर्पण के दबे हुए भाग पर किरणें गिरती हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी यदि कोई बात कम समझ में आई है या किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं, जिसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा या अगले वीडियो में ही विस्तार से उसको समझा दिया जाएगा।